सो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि एंजाइम के एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, हम लोग किस में आते हैं, पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इनहिबिटर, ये हम लोग के वो फैक्टर हैं जो कि एंजाइम के एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। एंजाइम अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता जब ये सारे फैक्टर इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर क्या क्या इफेक्ट शो करते हैं एंजाइम के ऊपर, इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग का फैक्टर है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है, जिसे बोलते हैं टेम्परेचर। तो पहला फैक्टर जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है भाई, इसे बोलते हैं क्या, टेम्परेचर। देखो तो पहला फैक्टर जो क्या करता है, जो कि एंजाइम के एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर है, आप देख सकते हो, जो क्या करता है, एंजाइम के एक्टिविटी को इफेक्ट करता है, जिसे बोलते हैं टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, देखो ठीक है, ये हम लोग का है, ठीक है, टेम्परेचर, इधर हम लोग का है टेम्परेचर, क्लियर है, इधर हम लोग का है टेम्परेचर और ये हम लोग का है एंजाइम एक्टिविटी, इधर हम लोग का क्या है, एंजाइम एक्टिविटी। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर वर्सेस एंजाइम एक्टिविटी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो हमको बेल शेप्ड कर्व का ग्राफ मिलता है। ठीक है, समझे ना, तो बेल कर्व्ड शेप का ग्राफ हमको इसमें मिलता है। आप देखो ऐसे हमको क्या मिलता है, ये हम लोग का ग्राफ है जो कि मिलता है। ठीक है, जब हम लोग टेम्परेचर वर्सेस एंजाइम एक्टिविटी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो बेल कर्व्ड शेप का ग्राफ हमको मिलता है। इसमें आप देख सकते हो कि जब ये हम लोग का, ठीक है, ये जो है इसे बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसे बोला जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, क्लियर है, इसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर इसे बोलते हैं। ठीक है, इससे हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर, और आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टिमम टेम्परेचर में हाईएस्ट एक्टिविटी होता है एंजाइम का। ऑप्टिमम टेम्परेचर में हाईएस्ट एक्टिविटी होता है किसका भाई, एंजाइम का। ठीक है, एंजाइम अपना हाईएस्ट एक्टिविटी कब शो करेगा, एंजाइम अपना हाईएस्ट एक्टिविटी कब शो करेगा, जब ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। जब ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है तो एंजाइम अपना हाईएस्ट एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर में क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर में हाईएस्ट एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, हाईएस्ट एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ठीक है, हाईएस्ट एक्टिविटी होता है किसका भाई, एंजाइम का। ठीक है, हाईएस्ट एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, तो एंजाइम का हाईएस्ट एक्टिविटी कब होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर में। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर में एंजाइम बहुत ही शानदार जबरदस्त काम करेगा। ठीक है, कब करेगा भाई, लेकिन उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। इसीलिए आप ग्राफ को देख सकते हो कि जब ऑप्टिमम टेम्परेचर में क्या होता है भाई, हाईएस्ट एक्टिविटी होता है किसका, एंजाइम का। ठीक है, अगर हाई टेम्परेचर है तो इससे क्या होगा भाई, अगर हाई टेम्परेचर हुआ, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है समझना, हाई टेम्परेचर में क्या होता है, हाई टेम्परेचर में डीनेचुरेशन, एंजाइम का डीनेचुरेशन। भाई एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या है, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है,
तो एंजाइम प्रोटीन है, तो हमको पता है कि जो प्रोटीन का जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है ये हाई टेम्परेचर में डीनेचुरेशन हो जाता है, समझे ना। तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है। डीनेचुरेशन हो जाता है किसका भाई, एंजाइम का डीनेचुरेशन हो जाता है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है आप समझो, हाई टेम्परेचर में डीनेचुरेशन हो जाता है एंजाइम का, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर में क्या हो जाता है, हाई टेम्परेचर में एंजाइम का डीनेचुरेशन हो जाता है। अगर बात करेंगे लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर में क्या इफेक्ट होता है, तो लो टेम्परेचर में क्या इफेक्ट होता है आप समझना। सो लो टेम्परेचर में इनएक्टिवेशन, एंजाइम जो इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। एंजाइम हम लोग के इनएक्टिव हो जाता है लो टेम्परेचर में, देखो तो लो टेम्परेचर में इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर में आप देख सकते हो कि एंजाइम का डीनेचुरेशन हो जाता है, लो टेम्परेचर में एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, लो टेम्परेचर में एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, हाई टेम्परेचर में डीनेचुरेशन। कुल मिला के एंजाइम अगर डीनेचुरेशन हो गया या फिर एंजाइम इनएक्टिव हो गए तो इससे क्या होगा भाई, ओवरऑल क्या होगा, इससे अगर ओवरऑल देखें तो इससे क्या होता है, इससे आपका डिक्रीज हो जाएगा एंजाइम एक्टिविटी, समझे। इससे ओवरऑल क्या होगा भाई, जो एंजाइम एक्टिविटी है ये डिक्रीज एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा भाई, इससे ओवरऑल इफेक्ट आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इससे क्या होगा, जो एंजाइम का एक्टिविटी है ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंजाइम का एक्टिविटी डिक्रीज हो, भाई एंजाइम अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो कुल मिला के ही तो इफेक्ट होगा ना, कि एंजाइम का जो एक्टिविटी है ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो एंजाइम का एक्टिविटी है, जो एंजाइम का एक्टिविटी होता है ये डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इससे जो एंजाइम का एक्टिविटी होता है ये डिक्रीज हो जाता है, समझे ना। तो हम लोग ने पहला इफेक्ट देखा कि टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर में ही एंजाइम का हम लोग को मैक्सिमम एक्टिविटी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम भाई एंजाइम अपना बेहतरीन जबरदस्त काम कब करेगा, जब ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर में ही आप देख सकते हो एंजाइम का हाईएस्ट एक्टिविटी होता है। अगर हाई टेम्परेचर है तो एंजाइम डीनेचुरेट हो जाएंगे, डीनेचुरेशन हो जाएगा। अगर लो टेम्परेचर है तो इनएक्टिवेशन हो जाएगा एंजाइम का। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, तभी एंजाइम अपना मैक्सिमम फंक्शन शो करता है, ठीक है। एक पॉइंट आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, इसको आपको समझना होगा, ठीक है। एवरी 10 डिग्री, अगर आप 10, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस, एवरी 10 डिग्री टेम्परेचर, एवरी 10 डिग्री सेल्सियस ठीक, एवरी 10 डिग्री सेल्सियस जब आप क्या करते हो भाई, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, ठीक है। जब आप 10 डिग्री सेल्सियस क्या, जब आप 10% मतलब 10 डिग्री आप क्या करते हो, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, ठीक है। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो आइदर क्या होगा, आइदर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन, आइदर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होंगे भाई, डबल होंगे, और रिड्यूसेस हाफ। जब आप
10 डिग्री टेम्परेचर को 10 डिग्री टेम्परेचर आप क्या करते हो भाई, जब 10 डिग्री टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे, ठीक है, जब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तो इससे क्या हो सकता है, देखो आइदर रेट ऑफ रिएक्शन डबल, या तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो सकता है, समझे। रेट ऑफ रिएक्शन जैसे कि फॉर द एग्जांपल अगर आपका प्रोडक्ट 1 मिनट में 100 मॉलिक्यूल बन रहा था, आपने 10 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो एक ही मिनट में अब 200 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो कुल मिलाकर जो रिएक्शन जो प्रोडक्ट था ये डबल हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, समझे ना। तो जब आप जब मतलब है कि जब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तो इससे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन ये बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है, या फिर आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन ये डिक्रीज हो सकता है। दोनों ही कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी, या तो आपका क्या हो सकता है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो सकता है मतलब बढ़ सकता है, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो सकता है। तो ये कंडीशन कब देखने को मिलेगा, देखो अगर समझो, ठीक है, अगर समझो अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, टुवर्ड्स ऑप्टिमम, ठीक है, टुवर्ड्स ऑप्टिमम जब आप इंक्रीज करोगे, टुवर्ड्स, ठीक है, टुवर्ड्स ऑप्टिमम जब आप इंक्रीज करते हो तो क्या होगा, एंड अवे ऑफ, ठीक है, अवे ऑप्टिमम जब आप क्या करते हो भाई, इंक्रीज करते हो तो क्या होगा, ठीक है, जब आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को, ठीक है, टुवर्ड्स ऑप्टिमम जब आप क्या करोगे भाई, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो इससे जो आपका रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन ये डबल हो जाएगा। इससे क्या होगा भाई, जो रेट ऑफ रिएक्शन है इससे डबल हो जाएगा जब आप टुवर्ड्स ऑप्टिमम की तरफ, टुवर्ड्स ऑप्टिमम का मतलब है ऑप्टिमम की तरफ आप जब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो जो रिएक्शन का रेट है ये डबल हो जाएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डबल हो जाएगा, ठीक है। सो टुवर्ड्स ऑप्टिमम जब आप रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हो तो आपका जो रिएक्शन ये डबल हो जाता है। एंड अबे ऑप्टिमम, अबे मतलब ऑप्टिमम से दूर, ठीक है, जब आप ऑप्टिमम से दूर मतलब अबे फ्रॉम ऑप्टिमम जब आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो इससे क्या होगा भाई, इससे आपका क्या होगा, हाफ हो जाएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है इससे क्या होगा भाई, हाफ हो जाएगा। तो कुल मिला के छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए कि जब आप एवरी 10 डिग्री सेल्सियस मतलब जब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, अगर ऑप्टिमम की तरफ, अगर ऑप्टिमम की ओर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन आपका डबल हो जाएगा भाई, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। अगर ऑप्टिमम के दूर, ठीक है, अगर ऑप्टिमम से दूर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो इससे क्या होगा भाई, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये हाफ हो जाएगा, इससे आपका रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ने पहला इफेक्ट देखा टेम्परेचर का। ऑप्टिमम टेम्परेचर में क्या होता है भाई, ऑप्टिमम टेम्परेचर में हाईएस्ट एक्टिविटी हमको देखने को मिलता है, किसका होता है, एंजाइम का, ठीक है। अब बात करेंगे सेकेंड फैक्टर जिसे बोलते हैं पीएच, ठीक है। चलो अब बात करेंगे हम लोग सेकेंड फैक्टर जिसे बोलते हैं पीएच। तो सेकेंड फैक्टर को बोला जाता है पीएच। जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है, जो क्या करता है भाई, एंजाइम के एक्टिविटी को ये इफेक्ट करता है। कैसे करता है इसको देखेंगे, ठीक है। चलो सिंपल है, बिल्कुल सिमिलर है। देखो जब आप क्या करते हो भाई, जब आप देखो पीएच,
जब हम लोग पीएच एंड ठीक है पीएच एंड एंजाइम एक्टिविटी का ग्राफ देखते हो तो इसमें भी आपको बेल शेप्ड कर्व देखने को मिलता है। ये आपका बेल शेप्ड कर्व है। ठीक है, तो इसमें आप देखो जब हम लोग ग्राफ देखेंगे एंजाइम एक्टिविटी का, तो जब पीएच नॉर्मल होता है भाई, एसिडिक पीएच, बेसिडिक पीएच 7, जो न्यूट्रल आपने पढ़ा होगा न्यूट्रल पीएच 7 होता है। ठीक है, तो ऑप्टिमम पीएच में क्या होता है, देखो आप ऑप्टिमम पीएच में हम देखेंगे कि ऑप्टिमम पीएच में हाईएस्ट एक्टिविटी होता है एंजाइम का। ऑप्टिमम पीएच में क्या होता है, देखो ऑप्टिमम पीएच में हमको हाईएस्ट एक्टिविटी देखने का मिलता है एंजाइम का। ठीक है, तो ऑप्टिमम पीएच में हमको हाईएस्ट एक्टिविटी देखने को मिलता है किसका भाई, एंजाइम का हाईएस्ट एक्टिविटी होता है कब, ऑप्टिमम पीएच में। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो जब ऑप्टिमम पीएच होगा, ठीक है, जब ऑप्टिमम पीएच होगा तो तब हमको हाईएस्ट एक्टिविटी देखने को मिलेगा एंजाइम का। ठीक है, तो एंजाइम का हाईएस्ट एक्टिविटी कब होता है भाई, ऑप्टिमम पीएच पर। ऑप्टिमम पीएच पर एंजाइम का हाईएस्ट एक्टिविटी होता है। ठीक है, तो हम लोग का सेकंड फैक्टर था जिसे बोलते हैं पीएच। अब बात करेंगे थर्ड फैक्टर, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, समझ गए। चलो, सो थर्ड फैक्टर है जिसे बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सो थर्ड हम लोग का फैक्टर है जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोला जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, तो थर्ड जो फैक्टर है इससे हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, देखो इसका ग्राफ हमको कैसे मिलता है भाई, देखो आप, इधर हम लोग का है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, क्लियर। और इधर हम लोग का है जिसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, समझ गए। अब देखो हमको इसमें आप देख सकते हो, ठीक है, आप देख सकते हो कि जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे आप क्या करोगे भाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को, ठीक है, जैसे जैसे आप क्या करोगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को आप जैसे क्या करोगे इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे आप क्या करोगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को, जब आप क्या करते हो भाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को जब आप इंक्रीज करोगे, जब आप क्या करोगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो इससे क्या होगा, इससे आपका वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज करोगे तो इससे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, इससे आपका वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, समझे। तो जैसे आप देखो आप क्या करते हो भाई, जब आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो, जब आप क्या करते हो आप देख सकते हो, जब आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो तो इससे क्या होता है भाई, जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो इससे क्या होगा, जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इससे इंक्रीज हो जाता है, इससे आप क्या होता है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आपका जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है।
लेकिन एक लिमिट, एक पॉइंट तक ही इंक्रीज होगा भाई, ऐसा नहीं कि होते ही रहेगा, नहीं। इसे बोलते हैं वी मैक्स, इसे बोलते हैं वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी। ये हम लोग का वी मैक्स का मतलब क्या होता है, वी मैक्स मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी। तो वी मैक्स, एक बार आपने वी मैक्स पहुंच गया, ठीक है, एक बार आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपका वी मैक्स पहुंच गया, ठीक है, आपका जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है वी मैक्स तक पहुंच गया। इसके बाद आप जितना भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दो भाई, आपका रेट ऑफ रिएक्शन मतलब वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? देखो, टोटल 100 सबस्ट्रेट है, मतलब 100 सबस्ट्रेट टोटल 100 आपके पास एंजाइम है, और हर एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होता है। आपके पास 100 एंजाइम है और 100 एंजाइम में 100 एक्टिव साइट है। आपके पास 100 एंजाइम है और हर एक एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट है, मतलब 100 एक्टिव साइट है। समझ गए? अब जैसे जैसे आप क्या करोगे, उस एंजाइम में आप सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे, ठीक है। पहले आपने 20 सबस्ट्रेट को डाला तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, समझे। उसके बाद आपने 50, ठीक, उसके बाद आपने फर्दर 10 20 कर करके आपने 100, आपने टोटल 100 सबस्ट्रेट को डाल दिया भाई एंजाइम में। तो आपका जो 100 सबस्ट्रेट था 100 एंजाइम के साथ बाइंड कर लिया। आपने 100 सबस्ट्रेट को डाला, 100 सबस्ट्रेट ने 100 एंजाइम के साथ बाइंड कर लिया, ठीक है। तो 100 सबस्ट्रेट ने 100 एंजाइम के साथ बाइंड कर लिया, क्योंकि 100 एक्टिव साइट थे, ठीक है। अब देखो, अब जितने भी एंजाइम थे सारे एंजाइम अब सैचुरेटेड हो चुके हैं, सारे के सारे एंजाइम हम लोग के सैचुरेटेड हो चुके हैं। अब इसके बाद जब आप भाई आपके सारे एंजाइम सैचुरेटेड हो चुके हैं, ठीक है, अब इसके बाद आप फर्दर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे। जब इसके बाद आप फर्दर क्या करें, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन मतलब वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। भाई आपने सारे एंजाइम, भाई जितना आपके पास एंजाइम था सारा एंजाइम आपका सैचुरेटेड हो गया। भाई 100 एंजाइम था, 100 सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम ने बाइंड कर लिया, समझे ना। और एंजाइम बचा ही नहीं है, एंजाइम तो बचा ही नहीं है। तो सबस्ट्रेट जो आप फर्दर इंक्रीज करोगे, फर्दर आप जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो सबस्ट्रेट किससे बाइंड करेंगे भाई, एंजाइम ही नहीं है। क्लियर है? तो इसी को बोलते हैं वी मैक्स, यही इसी को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी, वी मैक्स, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है मैक्सिमम वेलोसिटी, जिसे हम लोग बोलते हैं वी मैक्स। वी मैक्स पहुंचने के बाद आप जितना भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दो भाई, इसके बाद फर्दर आपका जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। एक होता है जिसे बोलते हैं, ये होता है, इसे हम लोग बोलते हैं वी मैक्स बाई हाफ, ठीक है भाई। वी मैक्स का आधा, हाफ, ठीक है, वी मैक्स का हाफ, वी मैक्स बाई हाफ, ठीक है, समझे ना। तो वी मैक्स का हाफ जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, वी मैक्स का जो आधा है इसे बोलेंगे वी मैक्स बाई 2। क्लियर है? और ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं के एम, इसे क्या बोलते हैं, के एम। के एम का मतलब होता है मैकेलिस कांस्टेंट, इसका मतलब होता है मैकेलिस कांस्टेंट, ठीक है। सो मैकेलिस कांस्टेंट इसका मीनिंग होता है, समझे। क्लियर है? तो मैकेलिस कांस्टेंट इसको बोलते हैं। सो Km को बोला जाता है मैकेलिस कांस्टेंट। मैकेलिस कांस्टेंट, Km का मतलब देखो, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट
रीच, ठीक है, हाफ वी मैक्स इज अचीव्ड, हाफ वी मैक्स इज अचीव्ड, इसको बोलते हैं km, ठीक है। तो सबस्ट्रेट का ओ कंसंट्रेशन जिस पर हमको हाफ वी मैक्स मिलता है, ठीक है, सबस्ट्रेट का ओ कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट का ओ कंसंट्रेशन जिस पर हमको हाफ वी मैक्स मिलता है, इससे हम लोग बोलते हैं km, ठीक है। तो सर कंसंट्रेशन का आप समझ गए कि सबस्ट्रेट का ओ कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट का ओ कंसंट्रेशन जिस पर हमको हाफ वी मैक्स मिलता है, क्लियर है। तो सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जिस पर हमको हाफ वी मैक्स मिलता है, इसी को बोलते हैं km, मैकेलिस कांस्टेंट, इसी को क्या बोलते हैं भाई, मैकेलिस कांस्टेंट km, ठीक है। सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जिस पर हमको हाफ वी मैक्स मिलता है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जिस पर हमको हाफ वी मैक्स मिलता है, इसी को बोलते हैं km, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को km बोला जाता है। तो सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जिस पर हमको हाफ वी मैक्स मिलता है, इसी को बोलते हैं km, समझ गए। तो ये हम लोग का था थर्ड फैक्टर जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हम लोग का थर्ड फैक्टर था जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जैसे जैसे कंसंट्रेशन आप सबस्ट्रेट को इंक्रीज करोगे, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, लेकिन कब तक होगा भाई, मैक्सिमम वेलोसिटी तक। वी मैक्स पहुंचने के बाद फर्दर आप कितना भी सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दो, फर्दर आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग का ये थर्ड था कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इसके बाद फोर्थ है जिसे बोलता है इनहिबिटर, चलो देखेंगे, ठीक है। फोर्थ फैक्टर हम लोग का है इनहिबिटर। इनहिबिटर, ठीक है। तो फोर्थ हम लोग का फैक्टर है जिसे बोलते हैं इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या करता है भाई, डिक्रीज एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम के एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। डिक्रीज एंजाइम एक्टिविटी, decrease enzyme activity by binding to it, by binding to it। एंजाइम के साथ बाइंड करके, इनहिबिटर जो होते हैं, इनहिबिटर एंजाइम के साथ बाइंड कर जाते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, समझे। ये खेल है किसका, इनहिबिटर का। तो इनहिबिटर कैसे खेलते हैं देखो, ठीक है। ये कैसे खेलते हैं भाई, एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे, एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे और एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे आपके, ठीक, आपके भी लाइफ में होता होगा, ठीक है। आपके साथ कोई बाइंड करता है, कोई रिलेशन फॉर्म करता है, ठीक है, फ्रेंड या कोई भी, आप समझ गए, ठीक है। वो क्या करता है भाई, वो आपकी एक्टिविटी को, आपकी स्टडी को, समझ रहे हो, ठीक, आपका जो, ठीक है, पावर था, जो आप जितने कॉन्सेंट्रेट के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पहले जब आप पढ़ते थे बिना नोटिफिकेशन को चेक किए हुए, ठीक है, उसको, उसका एक्टिविटी वो डिक्रीज हो गया भाई, समझ रहे हो। आपका जो इफिशिएंसी था डिक्रीज हो गया, पहले ज्यादा था, लेकिन जब आपके साथ कोई बाइंड किया, ठीक है, जब आपके साथ कोई बाइंड किया तो आपका जो क्या था भाई, आपका जो एक्टिविटी है ये सप्रेस हो गया, समझ रहे हो, ठीक है। सेम बिल्कुल एंजाइम के साथ भी होता है, ठीक है। जब एंजाइम के साथ कोई इनहिबिटर बाइंड करता है तो इससे एंजाइम का एक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है।
ठीक है। तो ये डिक्रीज करता है किससे, एंजाइम के एक्टिविटी को ये डिक्रीज कर देता है, इनहिबिटर। दो टाइप के होते हैं, जो लड़ते हैं जो और नहीं लड़ते, ठीक है। देखो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, एक होता है कॉम्पिटेटिव जो लड़ता है, ठीक है, और एक होता है नॉन कॉम्पिटेटिव, पीछे से वार करता है, समझे ना। पूरा इंटरेस्टिंग है, टेंशन मत लो, ठीक है। दो टाइप के इनहिबिटर होते हैं भाई, ठीक है। एक होता है जो लड़ता है, कंपीट करता है, ठीक है, आगे से, लेकिन एक होता है नॉन कॉम्पिटेटिव, नहीं लड़ता है भाई, पीछे से वार करेगा, समझ रहे हो, ठीक है। बिल्कुल आप इसको रिलेट कर सकते हो 100%, बहुत सिंपल है, ठीक है। देखो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, ठीक है। सो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, ठीक है। सो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन क्या होता है समझो। कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन ये क्या करता है भाई, सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करता है। ये सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करता है, क्यों करता है, एंजाइम के साथ बाइंड, एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए, ठीक है। तो एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड करने के लिए ये जो आपका क्या है भाई, इसमें जो हम लोग के इनहिबिटर होते हैं, इनहिबिटर कंपीट करते हैं। देखो इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर का एग्जांपल जो हम लोग का मेलोनेट है, ठीक है। इसमें हम लोग का सबस्ट्रेट, देखो सबस्ट्रेट जो है इसमें हम लोग का सबस्ट्रेट, इसमें हम लोग का सबस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग के क्या होते हैं, सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर। सबस्ट्रेट को बोलते हैं सक्सिनेट, ठीक है, सक्सिनेट। इनहिबिटर हम लोग का होता है मेलोनेट, क्लियर है। तो सबस्ट्रेट हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं सक्सिनेट, एंड इनहिबिटर हम लोग का होता है जिसे क्या बोलते हैं भाई, मेलोनेट, ठीक है। तो सबस्ट्रेट हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं सक्सिनेट, एंड इनहिबिटर होता है जिसे क्या बोलते हैं, मेलोनेट। ये दोनों आपस में कंपीट करते हैं, लड़ते हैं भाई, क्यों भाई, एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड होना है, समझे ना, एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए, समझे। तो ये क्या करते हैं भाई, कंपीट, टू बाइंड ऑन एक्टिव साइट, ठीक है। तो एक्टिव साइट में बाइंड करने के लिए दोनों इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट, ठीक है। सबस्ट्रेट हम लोग का है सक्सिनेट एंड इनहिबिटर है मेलोनेट, दोनों एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं, लड़ते हैं, जिससे ये क्या कर सकते हैं भाई, एंजाइम के एक्टिव साइट में ये बाइंड हो सके। इसके लिए ये क्या करते हैं, आपस में कंपीट करते हैं, ठीक है। एंजाइम का नाम क्या है, कंपीट टू बाइंड ऑन एक्टिव साइट, ठीक है, ऑफ एंजाइम, किसके भाई, एंजाइम, ठीक है। और ये जो एंजाइम का नाम है इसे बोलते हैं, ये जो एंजाइम, ठीक है, ये जो एंजाइम है, इसी एंजाइम के साथ ये बाइंड करने के लिए क्या करते हैं भाई, कंपीट करते हैं, समझे ना। ये आपका ठीक है, सक्सिनेट जो कि सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर जो कि हम लोग का होता है मेलोनेट, समझ गए बात को, क्लियर है, समझ गए ना। तो सबस्ट्रेट मेलोनेट, क्लियर है। मेलोनेट आपका इनहिबिटर है भाई, सबस्ट्रेट नहीं है, जो कि कंपीट करता है, ठीक है, कंपीट करता है। इसको आप समझ गए, नहीं समझे, ठीक।
इसका एक ग्राफ है, उसको देखेंगे। पहले एंजाइम, अच्छा एंजाइम का नाम, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। इस एंजाइम को क्या बोलते हैं भाई? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, समझे? इस एंजाइम को बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। इसी एंजाइम के साथ बाइंड करने के लिए ये दोनों लड़ते हैं आपस में, ठीक है। इसी को कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कि इसमें आपके सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर दोनों आपस में कंपीट करते हैं। सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर दोनों आपस में कंपीट करते हैं टू बाइंड करने के लिए। किसके साथ भाई? एंजाइम के साथ। एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए। एंजाइम का नाम क्या है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। इस एंजाइम को बोला जाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, बोलते हैं हम लोग एंजाइम को, ठीक है। इसका ग्राफ देखो, इसमें आपका होता क्या है? अगर इसमें होता क्या हम लोग देखेंगे तो इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, आप समझो। इसमें आपका, ठीक है, इसमें जो हम लोग का क्या होता है भाई? जो Km वैल्यू है, जो Km है ये इंक्रीज हो जाता है। देखो इसमें आपका क्या होता है? इसमें जो Km है ये बढ़ जाता है, ठीक है। जो Km है ये बढ़ जाता है, ठीक है। आप देखना इसमें जो Km होता है, Km इसमें आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग का देखो, ठीक है, ये जो Km है हम लोग का, इसमें क्या होता है? जब, ठीक है, इनहिबिटर कंपीट करता है तो इससे आपका क्या होता है? इससे Km वैल्यू, मतलब Km वैल्यू क्या होता है? इससे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। Km वैल्यू क्या होता है? इससे इंक्रीज हो जाता है। तो क्या इफेक्ट होता है भाई इसका? इससे क्या होता है? जो Km वैल्यू है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ठीक है। Km वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाता है। एंड जो Vmax है, जो Vmax है ये कांस्टेंट होता रहता है, ठीक है। एंड जो Vmax है ये कांस्टेंट होता है। Vmax हम लोग का कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो Vmax हम लोग का कांस्टेंट रहता है, समझ गए? Vmax कांस्टेंट रहता है और Km वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो Km हम लोग का बढ़ जाता है एंड Vmax हम लोग का कांस्टेंट रहता है, समझ गए? तो Vmax कांस्टेंट रहता है एंड Km इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? ये इसका इफेक्ट है। ये क्या है भाई? इसका इफेक्ट है। क्लियर है? तो हम लोग का ये है जिसे बोलते हैं पहला एग्जांपल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का, समझे? तो फर्स्ट हम लोग ने एग्जांपल को देखा सक्सिनेट एंड मेलोनेट, ठीक है। आपस में करता है कंपीट, ठीक है, कंपीट करते हैं किसके लिए भाई? एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए। इससे आपका क्या होता है? Km का जो वैल्यू है, Km जो है ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड Vmax आपका इसमें कांस्टेंट रहता है। Vmax हम लोग का इसमें कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड एग्जांपल सल्फर ड्रग। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सल्फर ड्रग। ये भी आपके कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल है सेकंड, जिसे बोलते हैं सल्फर ड्रग। सल्फर ड्रग ठीक है। सो सल्फर ड्रग देखो, सल्फर ड्रग क्या करता है भाई? सल्फर ड्रग एक आपका इनहिबिटर है। ये हम लोग का इनहिबिटर है, ठीक है। आपको पता होगा, नहीं पता तो देख लो आप। ये बैक्टीरिया है, ये हम लोग का है बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया है। और पाबा, PABA, पाबा, पैरामिनोबेंजोइक एसिड, ठीक है। पाबा किसे बोलते हैं? पापा नहीं, ठीक है, पाबा,
पैरामिनोबेंजोइक एसिड, पैरामिनोबेंजोइक एसिड, ठीक है। सो पाबा किससे बोलते हैं? पाबा पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। सो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड को ही बोलते हैं पाबा। जब पाबा क्या करता है भाई, अपने एंजाइम के साथ बाइंड करता है, ठीक है, तो ये क्या बनाता है? ये हम लोग का प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं फॉलिक एसिड, ठीक है, फॉलिक एसिड, समझे? तो पाबा पाबा एक सबस्ट्रेट है, पाबा एक सबस्ट्रेट है, ठीक है। जब अपने एंजाइम के साथ ये बाइंड करता है, जब अपने ये एंजाइम के साथ बाइंड करता है, तो इससे हम लोग का प्रोडक्ट बनता है जिसे बोलते हैं फॉलिक एसिड, ठीक है। तो पाबा जब अपने एंजाइम के साथ ये बाइंड करता है, तो इससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इससे प्रोडक्ट बनता है जिसे बोलते हैं फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड। और फॉलिक एसिड बैक्टीरिया के लिए बहुत जरूरी है। क्यों भाई? फॉलिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, समझो। फॉलिक एसिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होता है बैक्टीरिया के लिए, हम लोग के लिए नहीं, ठीक है। फॉलिक एसिड किसको चाहिए? बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया को चाहिए फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड रिक्वायर्ड होता है बैक्टीरिया को फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फॉलिक एसिड का जरूरत होता है भाई बैक्टीरिया को, ठीक है। तो ये सल्फर ड्रग क्या करता है, समझो। सल्फर ड्रग इस एंजाइम के साथ बाइंड करके, सल्फर ड्रग इस एंजाइम के साथ बाइंड करके ये क्या करता है भाई, स्टॉप, ठीक है, स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड के फॉर्मेशन को ये स्टॉप कर देता है, समझे। तो फॉलिक एसिड के फॉर्मेशन को ये स्टॉप कर देता है हम लोग का सल्फर ड्रग, ठीक है। तो सल्फर ड्रग समझ गए ना इसका रोल। भाई हम लोग के बॉडी में बैक्टीरिया रहता है, सबको पता है, हम लोग के बॉडी में बैक्टीरिया रहता है, मतलब ऐसे नहीं रहता, ठीक है। जब आपको इन्फेक्शन होगा तो रहेगा, होता है, ठीक है। आपने एंटीबॉडी, आपने सल्फर ड्रग खाया, जब आपने सल्फर ड्रग को इनटेक किया तो सल्फर ड्रग क्या करेगा भाई, ये एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, ये एंजाइम के साथ कंपीट करेगा, ये एंजाइम के साथ कंपीट करता है। और जब ये एंजाइम के साथ कंपीट करेगा भाई, जब ये एंजाइम के साथ कंपीट करेगा, ठीक है, और जब कंपीट करेगा तो ये क्या कर देगा भाई, ये आपका जब एंजाइम के साथ ये बाइंड हो जाएगा सल्फर ड्रग, तो ये फॉलिक एसिड के फॉर्मेशन को रोक देगा, आपका फॉलिक एसिड का फॉर्मेशन जो है स्टॉप हो जाएगा, इससे आपके फॉलिक एसिड का फॉर्मेशन रुक जाएगा, ठीक है। और फॉलिक एसिड कितना जरूरी है बैक्टीरिया के लिए पता है? अगर बैक्टीरिया को फॉलिक एसिड नहीं मिलेगा तो बैक्टीरिया का जो एक्टिविटी है ये सप्रेस हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया का जो एक्टिविटी है ये सप्रेस हो जाएगा, इससे आपके बैक्टीरिया का जो एक्टिविटी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का सेकंड एग्जांपल है, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इसे बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, चलो ठीक है। सो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, सो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन देखो, इसमें हम लोग को एक ग्राफ मिलता है, देखना आप, ठीक है, इसमें हम लोग को ग्राफ मिलता है, इसमें एक्चुअल में ये आपका, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एंजाइम, एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर,
और यह आपका है प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। ठीक है, आपको देख सकते हो, आपको इसमें मिलेगा एक आपका है इनहिबिटर है तो क्या हुआ भाई, और इनहिबिटर एब्सेंट है तो इससे क्या होगा। ठीक है, एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर, एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर में आपका Vmax नॉर्मल है, लेकिन जब इनहिबिटर प्रेजेंट है तो Vmax जो है हाफ हो गया, Vmax डिक्रीज। इससे क्या हो गया भाई, जो Vmax था इसमें Vmax जो है ये डिक्रीज हो जाता है, Vmax डिक्रीज हो जाता है, और इसमें आपका जो Km है ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसमें हम लोग का Km जो है सेम होता रहता है। ठीक है, इसमें हम लोग का Km सेम रहता है, समझे ना। क्लियर है। तो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन जिसमें आप देख सकते हो कि Vmax हम लोग का क्या होता है भाई, हाफ हो जाता है, Vmax हम लोग का डिक्रीज हो जाता है, समझे। Vmax इसमें हम लोग का डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में Vmax डिक्रीज हो जाता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें हम लोग का जो Vmax है ये डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है देखो, इसमें नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन भाई, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में जो इनहिबिटर, इसमें आपका जो इनहिबिटर होता है बाइंड्स टू एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, इसमें जो हम लोग का इनहिबिटर होता है, देखो इनहिबिटर कहां बाइंड कर जाता है भाई, इसमें इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट में बाइंड कर जाता है, इसमें इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट में बाइंड कर जाता है। इनहिबिटर बाइंड टू एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट का मतलब होता है साइट अदर देन एक्टिव साइट, साइट अदर देन एक्टिव साइट। ठीक है, एक्टिव साइट के अलावा और कोई दूसरा साइट होता है, इसी को बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, तो एलोस्टेरिक साइट किसे बोलते हैं भाई, साइट अदर देन एक्टिव साइट। सो एक्टिव साइट के अलावा और दूसरा, एक्टिव साइट के अलावा और कोई दूसरा साइट होता है, इसी को बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, एलोस्टेरिक साइट किसे बोलते हैं भाई, एक्टिव साइट के अलावा और कहीं इनहिबिटर बाइंड इसमें कर जाता है। ठीक है, ये आपका इरिवर्सिबल होता है भाई, एक बार हो गया तो हो गया। ठीक है, इरिवर्सिबल। तो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन हम लोग का इरिवर्सिबल है। इसमें आपका इनहिबिटर कहां बाइंड करता है, इसमें आप देख सकते हो कि जो इनहिबिटर होता है, इनहिबिटर इसमें हम लोग का बाइंड करता है कहां पर, एलोस्टेरिक साइट पर। इनहिबिटर इसमें कहां बाइंड करेगा भाई, एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट किसे बोलते हैं, साइट अदर देन एक्टिव साइट, एक्टिव साइट के अलावा और कोई दूसरा साइट होता है, एक्टिव साइट के अलावा और इनहिबिटर दूसरे साइट को ही क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, तो इनहिबिटर इसमें एक्टिव साइट में इनहिबिटर बाइंड नहीं करेगा। ठीक है, एक्टिव साइट में इनहिबिटर बाइंड नहीं करेगा, उसके पीछे से वार करने वाला है ना भाई, आगे से थोड़ी करता है। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, तो आगे से तो ये एक्टिव साइट से बाइंड नहीं करेगा, लेकिन पीछे से कहीं और साइट से एक्टिव साइट के साथ ये बाइंड हो जाता है और एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज सप्रेस कर देता है, समझे। एंजाइम की एक्टिविटी को ये क्या कर देता है भाई, सप्रेस कर देता है, समझ गए। ठीक है, इसका एग्जांपल है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है।
इनहिबिटर है साइनाइड। साइनाइड एक इनहिबिटर है, देखो साइनाइड। एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है जिसे बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इस एंजाइम को क्या बोलते हैं भाई? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो ये साइनाइड जो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ बाइंड कर जाता है। ये एंजाइम जो है ठीक है, ये एंजाइम जो है देखो साइनाइड, ये हम लोग का इनहिबिटर, ये इनहिबिटर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ बाइंड कर जाता है, समझे? तो ये साइनाइड हम लोग का इनहिबिटर इस एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है। तो इसमें हम लोग ने इस लेक्चर में कंप्लीट देखा कि एक्चुअल में कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को, जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग ने सारा डिस्कस किया कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम के एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर। इनहिबिटर में कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, कॉम्पिटिटिव जो कंपीट करता है एक्टिव साइट में बाइंड करने के लिए, नॉन कॉम्पिटिटिव जो कि अदर देन एक्टिव साइट कहीं और बाइंड करता है। समझ गए? तो हम लोग ने सारे फैक्टर डिस्कस किए जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। सो मिलते हैं एक अगले लेक्चर में। थैंक यू।